दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आर्थिक घटनाओं के समसामयिकी में इस वीडियो में प्रस्तुत है यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण आर्थिक घटनाओं की वार्षिकी। इसमें हम परीक्षाओं की दृष्टि से अति संभावित प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए आर्थिक घटनाओं से संबंधित महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स। पहला प्रश्न है दोस्तों, एशियन डेवलपमेंट आउटलुक अप्रैल 2023 के अनुसार भारत की जीडीपी वृद्धि दर वर्ष 2023 और 2024 में क्रमशः कितनी अनुमानित है? तो उत्तर है दोस्तों, एशियन डेवलपमेंट आउटलुक के अनुसार भारत की जीडीपी वृद्धि दर 2023 में 6.4% और 2024 में 6.7% अनुमानित है। अगला प्रश्न है, भारत ऊर्जा सप्ताह 2023 का आयोजन कब किया जाएगा? तो ये हो चुका है आयोजन, याद रखिएगा। भारत ऊर्जा सप्ताह 2023 का आयोजन 6 से 8 फरवरी 2023 के मध्य किया गया और इसका आयोजन बंगलुरु कर्नाटक में हुआ है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत ऊर्जा सप्ताह 2023 ये 6 से 8 फरवरी 2023 के मध्य बंगलुरु कर्नाटक में आयोजित किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अवसंरचना समूह की समिति की 10वीं बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो ये नितिन गडकरी के द्वारा दोस्तों 24 जनवरी को आयोजित अवसंरचना समूह की समिति की 10वीं बैठक की अध्यक्षता की गई। अगला प्रश्न है, 11-12 जनवरी 2023 के मध्य किस राज्य में वैश्विक निवेशक सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। 11-12 जनवरी 2023 के बीच वैश्विक निवेशक सम्मेलन का आयोजन मध्य प्रदेश में किया गया है। एक और महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए कि वैश्विक निवेशक सम्मेलन जो है ये मध्य प्रदेश के इंदौर में संपन्न हुआ है। दोस्तों वैश्विक निवेशक सम्मेलन 2023 की थीम मध्य प्रदेश भविष्य के लिए तैयार राज्य था। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ की गई नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना का क्या नाम रखा गया है? तो जान लीजिए, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना यानी PMJKAY। ये केंद्र सरकार द्वारा नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना का नाम है PMJKAY यानी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। और इस योजना को किस तिथि से प्रारंभ किया गया है? तो याद रखिएगा, नए साल यानी 2023 के प्रथम दिवस 1 जनवरी 2023 से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का प्रारंभ किया गया है। और जान लीजिए, इस नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना में 2 योजनाओं का विलय किया गया है। एक तो अंत्योदय अन्न योजना और प्राथमिक घरेलू योजना। अगला प्रश्न है दोस्तों, 7 जनवरी 2023 को व्हार्टन इंडिया इकोनॉमिक फोरम का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये मुंबई भारत में, और इस सम्मेलन की थीम इंडिया लीडिंग इनोवेशन इन द एज ऑफ अनसर्टेनिटी था। तो याद रखिएगा दोस्तों, 7 जनवरी 2023 को व्हार्टन इंडिया इकोनॉमिक फोरम का आयोजन मुंबई में किया गया और इसका थीम इंडिया लीडिंग इनोवेशन इन द एज ऑफ अनसर्टेनिटी था। अगला प्रश्न है दोस्तों, सभी पात्र खातों में डिजिटल बैंकिंग लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो ये है केरल। 7 जनवरी 2023 को सभी पात्र खातों में डिजिटल बैंकिंग लागू करने वाला ये देश का पहला राज्य बना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किन बैंकों को घरेलू प्रणालीगत महत्वपूर्ण बैंक DSIB माना है? तो ये SBI, HDFC और ICICI को RBI ने घरेलू प्रणालीगत महत्वपूर्ण बैंक माना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 15 से 17 फरवरी 2023 के मध्य 14वीं वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो याद रखिएगा, नवी मुंबई महाराष्ट्र में। और वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस 2022 का विषय क्या था? तो विजन 2030 स्पाइसेज, अस्थायित्व, उत्पादकता, नवाचार, सहयोग
उत्कृष्टता और सुरक्षा थी। तो याद रखिएगा दोस्तों, नवी मुंबई में जो है 14वीं वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का आयोजन किया गया और इसका जो थीम था वो था विजन 2030, स्पाइसेज, सस्टेनेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी, इनोवेशन, कोलैबोरेशन, एक्सीलेंस, सेफ्टी। और एक महत्वपूर्ण तथ्य इसी से संबंधित है कि 13वीं वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस दोस्तों 27 से 29 फरवरी 2016 के मध्य अहमदाबाद, गुजरात में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है, पशु आनुवांशिक संसाधन पर अंतर सरकारी तकनीकी कार्य समूह का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये 18 से 20 जनवरी के बीच पशु आनुवांशिकी संस्थान पर अंतर सरकारी तकनीकी कार्य समूह का आयोजन रोम में किया गया। और ITWG के 12वें सत्र में किस देश को उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया था? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, रोम में आयोजित जो 12वां सत्र था पशु आनुवांशिक संसाधन पर, इसमें भारत को उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया था। अगला प्रश्न है, हाल में आनुवांशिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति यानी GEAC, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी द्वारा किस फसल की व्यावसायिक खेती को मंजूरी दी गई है? तो आनुवांशिक रूप से संशोधित सरसों यानी GM मस्टर्ड के व्यावसायिक खेती को मंजूरी GEAC के द्वारा दी गई है। और आनुवांशिक रूप से संशोधित सरसों के अतिरिक्त अन्य किस आनुवांशिक रूप से संशोधित फसल की खेती करने की अनुमति है? तो ये BT कपास की। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, 14 जनवरी 2023 के मध्य पूर्वोत्तर कृषि कुंभ 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये मेघालय के उमियम में किया गया था, पूर्वोत्तर कृषि कुंभ 2023। और दोस्तों आप जान लीजिए, ICAR NBAGR ने देश में देसी पशुधन प्रजातियों की कितनी नस्लों का पंजीकरण किया है? तो याद रखिएगा, जनवरी 2023 में ICAR NBAGR ने देश में देशी पशुधन प्रजातियों की 10 नस्लों का पंजीकरण किया है। और ये 10 नई नस्लें महाराष्ट्र की कथानी मवेशी और पुरना थाडी भैंस, राजस्थान की संचोरी मवेशी, सोजात बकरी, करौली बकरी और गुजरी बकरी, मेघालय की मासीलम मवेशी और वाक चंबेल सुअर, झारखंड का बांदा सुअर और मणिपुर का मणिपुरी काला सुअर। दोस्तों इस तरह से इन 10 नई प्रजातियों के पंजीकरण से कुल पंजीकृत देसी नस्लों की संख्या 212 हो गई है। अगला प्रश्न है, 16 से 20 जनवरी 2023 के मध्य विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो ये दावोस क्लोस्टर्स, स्विट्जरलैंड में। और आप जान लीजिए दोस्तों, विश्व आर्थिक मंच की जो बैठकें होती हैं वो दावोस, स्विट्जरलैंड में आयोजित होती हैं। इसकी थीम क्या है? तो कोऑपरेशन इन ए फ्रैगमेंटेड वर्ल्ड जो है वो विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक की थीम थी। अगला प्रश्न है, 16 जनवरी 2023 को वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड्स 2023 नामक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? तो ये ILO यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा जारी की गई थी। वर्ष 2023 तक वैश्विक स्तर पर बेरोजगारों की संख्या कितनी अनुमानित है? तो ये 208.2 मिलियन और वर्ष 2024 में 210.9 मिलियन जो है बेरोजगार अनुमानित थे। 2023 में वैश्विक बेरोजगारी दर कितना अनुमानित है? तो याद रखिएगा 5.8%। 2024 में भी इसका अनुमान 5.8% रखा गया है। और इस रिपोर्ट में भारत को किस श्रेणी में रखा गया है? तो इसमें भारत को निम्न आय वाले देश में, निम्न मध्यम आय वाले देश में रखा गया है। अगला प्रश्न है, जनवरी 2023 में वर्किंग टाइम एंड वर्क लाइफ बैलेंस अराउंड द वर्ल्ड रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी की गई है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा। याद रखिएगा, वर्किंग टाइम एंड वर्क लाइफ बैलेंस अराउंड द वर्ल्ड रिपोर्ट ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत अमेरिका व्यापार नीति फोरम के 13वें संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया गया? वाशिंगटन DC USA में 10-11 जनवरी 2023 को भारत अमेरिका व्यापार नीति फोरम का 13वां संस्करण आयोजित हुआ है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, स्टार लगा रहा हूँ। किस यूरोपीय देश ने यूरो को अपनी मुद्रा के रूप में स्वीकार किया है?
तो क्रोएशिया ने दोस्तों 1 जनवरी 2023 से यूरो को अपनी मुद्रा के रूप में स्वीकार किया है। यूरो को मुद्रा के रूप में अपनाने वाला क्रोएशिया यूरोपीय संघ का 20वां देश है। और क्रोएशिया यूरोप के किस वीज़ा मुक्त यात्रा क्षेत्र में शामिल हुआ है? तो याद रखिएगा दोस्तों, क्रोएशिया यूरोप के शेंगेन वीज़ा मुक्त क्षेत्र में शामिल हुआ है। और क्रोएशिया से पूर्व 2015 में किस देश ने यूरो अपनाया था? तो ये लिथुआनिया ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व बैंक समूह द्वारा जारी रिपोर्ट ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स जनवरी 2023 के अनुसार वर्ष 2022 में विश्व की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 2.9% अनुमानित है, जबकि 2021 में ये कितनी थी? तो ये 5.9% था। और इस रिपोर्ट के अनुसार 2023 और वर्ष 2024 के लिए विश्व की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर क्रमशः 1.7% और 2024 के लिए 2.7% अनुमानित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स जनवरी 2023 के अनुसार वर्ष 2021 में भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 8.7% थी। वर्ष 2022 के लिए ये कितना अनुमानित है? तो ये 6.9% अनुमानित है। और दोस्तों वर्ष 2023 और 24 के लिए भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 6.6% और 6.1% अनुमानित है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये अति संभावित प्रश्न है। देखिए, जनवरी 2023 में जारी किया गया सर्वाधिक मूल्यवान और मजबूत वैश्विक ब्रांडों की वार्षिक रिपोर्ट ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 2023 के अनुसार विश्व का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सा है? तो ये है अमेजन, और इसका ब्रांड मूल्य 299.3 बिलियन डॉलर है। दोस्तों, ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 2023 रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे मजबूत ब्रांड कौन सा है? तो ये गूगल है। और ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 2023 रिपोर्ट के अनुसार सबसे तेज वृद्धि करने वाला ब्रांड ये बाइड यानी BYD है। और ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 2023 रिपोर्ट के अनुसार भारत का सर्वाधिक मूल्यवान ब्रांड टाटा समूह है, और विश्व में इसका 69वां स्थान है। ब्रांड मूल्य 26.38 बिलियन डॉलर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए, प्रज्वला चैलेंज भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। प्रज्वला चैलेंज का उद्देश्य क्या है? तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बदलने वाले विचारों, समाधानों और कार्यों को आमंत्रित करना प्रज्वला चैलेंज का उद्देश्य है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सिटी फाइनेंस रैंकिंग 2022 और सिटी ब्यूटी कंपटीशन किस मंत्रालय की पहल है? तो ये आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार की पहल है, सिटी फाइनेंस रैंकिंग और सिटी ब्यूटी कंपटीशन। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत अब कब तक के लिए मुफ्त राशन वितरित करने का निर्णय लिया है? तो दिसंबर 2023 तक के लिए। और देखिए, प्रतिष्ठित गृह यानी GRIHA अनुकरणीय प्रदर्शन पुरस्कार 2022 किसने जीता? तो UIDAI यानी भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के मुख्यालय ने, और UIDAI का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। प्रतिष्ठित गृह अनुकरणीय प्रदर्शन पुरस्कार जो है ये राष्ट्रीय स्तर का शीर्ष ग्रीन बिल्डिंग पुरस्कार है, याद रखिएगा। गृह का पूरा नाम ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देश का सबसे बड़ा व्यावसायिक जेट टर्मिनल किस हवाई अड्डे पर प्रारंभ किया गया है? तो कोच्चि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा केरल में। और देश में प्राइवेट जेट टर्मिनल संचालित करने वाले हवाई अड्डों की संख्या कितनी है? तो ये 4 है। अगला प्रश्न है दोस्तों, केंद्र सरकार द्वारा B20 इंडिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये N चंद्रशेखरन टाटा सन्स के चेयरमैन हैं। B20 क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नीति निर्माताओं और कारोबारी समुदाय के लिए G20 का आर्थिक आधिकारिक चर्चा मंच है B20, और केंद्र सरकार ने N चंद्रशेखरन टाटा सन्स के चेयरमैन को इसका जो है अध्यक्ष नियुक्त किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, इंडिया इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2022 डिजिटल डिवाइड किसने जारी किया है? तो 5 दिसंबर 2022 को ये रिपोर्ट ऑक्सफैम इंडिया के द्वारा जारी किया गया है। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इम्पोर्टेंट है, 9वें विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये पणजी गोवा में। इस एक्सपो की थीम आयुर्वेद फॉर वन हेल्थ है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्कृष्ट 2.0 नामक रणनीति की रूपरेखा जारी की गई है किसके द्वारा? तो ये 30 दिसंबर 2022 को उत्कृष्ट का दूसरा संस्करण की रूपरेखा जो है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी की गई है और ये रणनीतिक रूपरेखा वर्ष 2023 से 25 के लिए जारी की गई। उत्कर्ष 2022 नामक रणनीतिक रूपरेखा का पहला संस्करण जुलाई 2019 में लॉन्च किया गया है और ये रूपरेखा किन अवधियों के लिए बनाई गई है? तो ये 2019 से 2022 के लिए बनाई गई है। अगला प्रश्न अति महत्वपूर्ण है। 13 से 15 दिसंबर 2022 के मध्य भारत की G20 की अध्यक्षता के तहत वित्त और केंद्रीय बैंक के उप प्रमुखों की पहली बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो ये बंगलुरु कर्नाटक में। भारतीय रिजर्व बैंक ने किस देश के मौद्रिक प्राधिकरण के साथ मुद्रा अदली बदली के समझौते पर हस्ताक्षर किया है? 8 दिसंबर 2022 को आरबीआई ने मालदीव के साथ मुद्रा अदली बदली समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और कितने मिलियन डॉलर के लिए मुद्रा अदला बदली समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं? तो ये 200 मिलियन डॉलर के लिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एकीकृत भुगतान इंटरफेस यानी यूपीआई सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए किस कार्यप्रणाली का शुभारंभ किया गया है? तो यह है सिंगल ब्लॉक एंड मल्टीपल डेबिट। देखिए, सिंगल ब्लॉक एंड मल्टीपल डेबिट ये भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एकीकृत भुगतान इंटरफेस सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण प्रणाली है। दोस्तों, यूपीआई इसका फुल फॉर्म यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है। इसके लिए सिंगल ब्लॉक एंड मल्टीपल डेबिट कार्यक्षमता शुरू करने की घोषणा भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा की गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का पहला गोल्ड एटीएम और विश्व का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम का अनावरण कहाँ पर किया गया? हैदराबाद, भारत में। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पहला प्रायोजित रिटेल डिजिटल रुपे ER जारी किया गया है 1 दिसंबर 2022 को। कल्याणी समूह द्वारा निर्मित भारत के पहले ग्रीन स्टील यानी इस्पात ब्रांड का नाम क्या है, जिसका शुभारंभ इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा किया गया? तो इसका नाम है कल्याणी फेरेस्टा। देखिए, ये कल्याणी समूह द्वारा निर्मित भारत का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रमुख शहरों में सर्वश्रेष्ठ पर्यटक अनुकूल हवाई अड्डा का पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? तो कोलकाता, पश्चिम बंगाल को। सर्वश्रेष्ठ पर्यटक अनुकूल रेलवे स्टेशन का पुरस्कार किसे मिला है? सिकंदराबाद, तेलंगाना को। और प्रमुख शहरों के अतिरिक्त अन्य शहरों में सर्वश्रेष्ठ पर्यटक अनुकूल हवाई अड्डा इंदौर, मध्य प्रदेश को मिला है। सर्वश्रेष्ठ विरासत शहर का पुरस्कार अहमदाबाद, गुजरात को मिला है। और याद रखिएगा, स्वच्छ पर्यटन स्थान पुरस्कार पश्चिमी और मध्य क्षेत्र का पुरस्कार उज्जैन, मध्य प्रदेश को। और स्वच्छ पर्यटन स्थान पुरस्कार उत्तरी क्षेत्र में हवा महल, राजस्थान को मिला है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 21वें विश्व लेखाकार कांग्रेस 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो मुंबई, महाराष्ट्र में 21वें विश्व लेखाकार कांग्रेस का जो आयोजन है 18 से 21 नवंबर 2022 के बीच किया गया। विश्व लेखाकार कांग्रेस 2022 का थीम बिल्डिंग ट्रस्ट एनेबलिंग सस्टेनेबिलिटी था। अगला प्रश्न है दोस्तों, 15 से 17 नवंबर 2022 के मध्य जियो स्मार्ट इंडिया 2022 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये हैदराबाद में। 16 से 19 अक्टूबर 2022 के मध्य जियो स्मार्ट इंडिया 2023 का आयोजन कहाँ पर किया जाना है? दोस्तों, 16 से 19 अक्टूबर 2023 के मध्य जियो स्मार्ट इंडिया 2023 हैदराबाद में आयोजित किया जाएगा। अगला प्रश्न, ग्लोबल मीडिया कांग्रेस आयोजित की गई तो आबू धाबी, UAE में ग्लोबल मीडिया कांग्रेस की जो है आयोजन किया गया और इसका थीम था शेपिंग द फ्यूचर ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री। अगला प्रश्न है दोस्तों, 14 से 16 नवंबर 2023 के मध्य ग्लोबल मीडिया कांग्रेस का आयोजन कहाँ पर होगा? तो आबू धाबी, UAE में। और एक महत्वपूर्ण प्रश्न, PM गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो वाराणसी, उत्तर प्रदेश में। और ये सम्मेलन भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के
तत्वाधान में आयोजित किया गया था। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, यूपी स्पेशल के लिए भी इम्पोर्टेंट है कि पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन 2022, इसका आयोजन वाराणसी में भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के तत्वाधान में किया गया था। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, आर्थिक घटनाओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर या महत्वपूर्ण संभावित प्रश्नों की श्रृंखला का पहला भाग। इसका दूसरा भाग हम कल प्रस्तुत करेंगे। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि आर्थिक घटनाओं में करेंट अफेयर्स के अंतर्गत ये प्रश्न अति संभावित और महत्वपूर्ण हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विस को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।